सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग पुनः हिंदी अध्ययन के लिए उपस्थित हैं। आप लोग भी हिंदी अध्ययन में उपस्थित होने के लिए अपनी पठन सामग्री लेकर उपस्थित हो रहे होंगे। यदि पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो तुरंत ही वीडियो को रोक दें, जाकर के पठन सामग्री ले आएं और अध्ययन में शामिल हों। पाठ 17 पिता का पत्र, पुत्र के नाम, जिसके लेखक श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आज के अभ्यास कार्य में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे और समझकर अपने हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। आप लोग भी अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर पहुंचे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला है, गांधी जी ने शिक्षा की क्या व्याख्या दी। गांधी जी ने शिक्षा की क्या व्याख्या दी। तो गांधी जी ने शिक्षा के विषय में बताया था कि केवल अक्षर ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है, कर्तव्य बोध और चरित्र निर्माण ही सच्ची शिक्षा है। तो गांधी ने जो शिक्षा की व्याख्या दी है वो यह है, या गांधी जी के अनुसार शिक्षा की व्याख्या यह है कि अक्षर ज्ञान ही केवल शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। दूसरा प्रश्न है, बा कौन थी और गांधी जी ने उनके बारे में अपने पुत्र से क्या पूछा। उत्तर है, बा महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी और गांधी जी ने उनके बारे में अपने पुत्र से यह पूछा कि वह स्वस्थ होंगी और सुबह दूध साबूदाना ले रही होंगी इत्यादि। तो आप लिख सकते हैं, बा महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। गांधी जी ने उनके बारे में यह जानना चाहा कि वो फिर से चलने फिरने लगी। आशा है कि बा और तुम लोग दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। इस प्रकार नोटबुक में उत्तर लिखेंगे। गांधी जी ने, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन सी 3 बातों को महत्वपूर्ण बताया है, उनके बारे में बताइए। गांधी जी ने 3 बातों को महत्वपूर्ण बताया है और वो 3 बातें हैं, हमें अपनी आत्मा का, अपने आप का तथा ईश्वर का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार 3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें अपने आप का, हमें अपनी आत्मा का, हमें अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। इनको प्राप्त कर, गांधी जी के अनुसार इन 3 बातों को प्राप्त कर संसार के किसी भी कोने में व्यक्ति जाएगा तो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। अगला प्रश्न, अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। गांधी जी के इस कथन को स्पष्ट रूप से समझाइए। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। गांधी जी के अनुसार भारत एक गरीब देश है और गरीब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करता है। वह छल कपट और भ्रष्टाचार से दूर रहता है और निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता है।
वहीं अमीर व्यक्ति धनी बनने के लिए तमाम प्रकार से छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है। हर समय चिंता एवं भय के कारण उसका मन अशांत रहता है और नींद भी नहीं आती है। इसलिए गांधी जी का पूरी तरह से सही जान पड़ता है कि अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। प्रश्न उत्तर को फिर से ध्यान दें। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। गांधी जी के अनुसार भारत एक गरीब देश है और गरीब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करता है। वह छल, कपट और भ्रष्टाचार से दूर रहता है और निश्चिंत होकर वह चैन की नींद सोता है। वहीं अमीर व्यक्ति धनी बनने के लिए तमाम प्रकार के छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है। हर समय चिंता एवं भय के कारण उसका मन अशांत रहता है, तनावग्रस्त रहता है, नींद भी नहीं आती है। इसलिए गांधी जी का यह कथन पूरी तरह से सही जान पड़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पाठ में से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर गद्यांश का संकेत दिया है, खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। इसके बाद लास्ट के अंतिम पंक्ति, उसका पैसे पैसे का हिसाब रखोगे। इस गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश एक बार देखिए, खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती के चुने हुए भजनों और कविताओं का संग्रह करना है। अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को नहीं घबराना चाहिए, न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा, पहले मैं क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वह तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा थी कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करोगे, तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करोगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखोगे। इतना अनुच्छेद आपको पाठ्यपुस्तक से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न है, गांधी जी ने अपने पुत्र को कहां समय देने का आदेश दिया और क्यों? तो अनुच्छेद में आपने पढ़ा, गांधी जी ने अपने पुत्र को खेत में घास और गड्ढे खोदने में समय देने का आदेश दिया क्योंकि भविष्य में जीवन निर्वाह इसी से करना पड़ेगा। गांधी जी ने अपने पुत्र को खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देने के लिए आदेश दिया है और इसलिए यह आदेश दिया है क्योंकि भविष्य में कह रहे हैं तुम्हें इसी से जीवन निर्वाह करना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने पुत्र को भाषा के बारे में क्या निर्देश दिया? गांधी जी ने अपने पुत्र को भाषा के बारे में यह निर्देश दिया कि हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती के एक मिनट,
हाँ, गांधी जी ने अपने पुत्र को भाषा के बारे में यह निर्देश दिया कि हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती के चुने हुए भजनों और कविताओं का संग्रह करना। अंत में यह संग्रह तुम्हें मूल्यवान प्रतीत होगा। गांधी जी ने शांत चित्त रहने को क्यों कहा है? गांधी जी ने शांत चित्त रहने को कहा क्योंकि शांत चित्त से विचारपूर्वक सद्गुणों को प्राप्त करने में की चेष्टा करने पर वे हमें उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। गांधी जी ने शांत चित्त रह करके हमें शांत चित्त रहने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि शांत चित्त रह करके हम विचार पूर्वक सद्गुणों को प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, अर्थ बताइए। पहला शब्द दिया हुआ है योग्य। योग्य का अर्थ होता है कुशल, कुशल। उम्र, उम्र का अर्थ होता है आयु। कठिन, कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति। इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का से अंगा तक समाप्त हुए। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपने आप समझकर, पाठांक से पढ़कर अपने शब्दों में हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। आइए अगले शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। भाषा बोध में पढ़िए और समझिए शीर्षक दिया हुआ है पेज नंबर 146 पर। तो पेज नंबर 146 पर पहुंचे, पढ़िए और समझिए शीर्षक पर ध्यान दीजिए। पढ़िए और समझिए। दिया हुआ है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, इसमें अंतर यहां पर बताया गया है। व्याकरणिक दृष्टि से यह, वह, वे, कोई, कौन आदि शब्दों का प्रयोग सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों के लिए किया जाता है। यह, वह, वे, कोई, कौन आदि शब्द जो होते हैं, इनका प्रयोग सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों के लिए होता है। अब सर्वनाम तो आपको मालूम होगा, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम है। यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब ये शब्द संज्ञा के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं। कौन शब्द? सर्वनाम शब्द। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब यही सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वो सर्वनाम ही है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ मिलकर प्रयुक्त होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। संज्ञा की विशेषता के लिए उस सर्वनाम को प्रयोग करते हैं और वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब विशेषण में
परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये दो शब्द आते हैं, दो प्रकार आते हैं विशेषण के। तो परिमाणवाचक क्या है और संख्यावाचक क्या है, इसे थोड़ा सा समझना चाहिए। परिमाण का मतलब होता है जब ऐसी वस्तु जिसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, तो नापने तौलने वाली वस्तु परिमाणवाचक होती है। संख्यावाचक जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, जिनकी गणना की जा सकती है, उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है कुछ, थोड़े, सब, बहुत, सब, अधिक, बहुत, एक, दो आदि शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक व संख्यात्मक दोनों प्रकार के विशेषणों में प्रयुक्त होता है। हाँ, ठीक है। जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु के पूर्व किया जाता है जिसे गिना जा सके, तब ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु से पूर्व होता है जिसका केवल परिमाण दिखाई दे, तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, आइए हम लोग प्रश्न संख्या 10 पे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताया गया है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 10 में, रेखांकित पदों के आधार पर सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण एवं संख्यावाचक विशेषण पहचान कर लिखिए। तो वाक्यों को मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी पुस्तक पर ध्यान दीजिए और समझिए जो रेखांकित पद है वह किस प्रकार का है। अभी लिखिएगा नहीं। का नंबर वाक्य है, अधिक पत्र लिखा है। अधिक पत्र लिखने का अधिकार है। अधिक पत्र, पत्र किस प्रकार, तौलने वाले हैं या गिनती वाले? ध्यान दीजिए, उसी के आधार पर ये इसका आप वर्गीकरण कर पाएंगे। अधिक पत्र लिखने का अधिकार है। पत्रों की गिनती की जाती है, इसलिए यहां पर संख्यावाचक विशेषण उत्तर आएगा। दूसरा है अधिक दूध पीते रहना। अधिक दूध, तो यहां पर क्या दूध को गिना जाएगा या तौला जाएगा या नापा जाएगा? दूध नापा जाएगा। दूध हमें लीटर से नाप कर मिलता है, तो वही नाप तौल के आधार पर परिमाणवाचक। कुछ दिनों बाद हमें गरीबी में रहना होगा। कुछ दिनों बाद, दिनों को तौलते हैं या नापते हैं या फिर गिनते हैं? तो दिन गिने जाते हैं, इसलिए कुछ दिनों बाद हमें गरीबी में रहना है, तो ये संख्यावाचक होगा। कुछ साबूदाना बाजार से खरीद लाना, तो कुछ साबूदाना ये तौलने वाली चीज है, इसलिए यहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक। वह पत्र लिख रहा है। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में, और इसके बाद वाले वाक्य में भी ध्यान दीजिएगा। वह पत्र लिख रहा है। अभी कहा जाए रमेश पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, ठीक? या प्रश्न किया जाए कि मोहन क्या कर रहा है, उत्तर मिले वह पत्र लिख रहा है, तो ये वह का संकेत किसके लिए? संज्ञा के लिए है। यहां पर कह रहे हैं वह पत्र लिख रहा है। कर्ता यानी करने वाला जो है वो कौन है? वह। तो वह यहां पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सर्वनाम शब्द है। वह पत्र लिख रहा है, यह सर्वनाम शब्द है। अगला है वह पत्र मैंने लिखा है। वह पत्र मैंने लिखा है। अब यहां पर वह पत्र, और करने वाला कौन है? मैंने है। कर्ता मैंने है,
वह पत्र, अब पत्र के लिए संकेत है वह, तो वह पत्र की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहां पर जो वह शब्द का प्रयोग हुआ है यह सार्वनामिक विशेषण है। अगला है 2 किलो साबूदाना और 2 पुस्तकें लाना। 2 किलो साबूदाना और 2 पुस्तकें लाना, तो साबूदाना नापतौल वाली वस्तु है इसलिए यह परिमाणवाचक होगी, और 2 पुस्तकें लाना, पुस्तकें गिनने वाली वस्तु है इसलिए यह संख्यावाचक है। तो अभी एक बार फिर से मिला लीजिए, ध्यान दीजिए। अधिक पत्र संख्यावाचक, अधिक दूध परिमाणवाचक, कुछ दिनों संख्यावाचक, कुछ साबूदाना परिमाणवाचक, वह पत्र सर्वनाम है, और दूसरा है वह पत्र सार्वनामिक विशेषण है। 2 किलो साबूदाना और 2 पुस्तकें परिमाणवाचक और संख्यावाचक। इसके बाद 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। इसे नहीं करना है, कट कर दीजिए। फिर कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति, इसे भी अभी नहीं करना है, इन्हें कक्षाएं संचालित होने पर कक्षा में किया जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए और समझिए कि जो यहां पर अभ्यास कार्य दिया था उसे आपने अभी कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसे अभी वीडियो समाप्त होने के बाद कर लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। इसी के साथ आज का अध्ययन क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।